गोस्वामी ने लिखा है, कहा तुम पावक में करो निवासा जब तक करो निशाचर नासा। यह आज से बात रही है। आग के अंदर अगर किसी को डाल दिया जाए, केमिकल चेंजेस हो जाएंगे, वो आदमी दोबारा कैसे आ सकता है? भाई तुम पावक में करो निवासा, या तो भी सीता जी पकड़ लेती हाथ, कहते नहीं तुम हो पावक में करो निवासा। ये ऐसा हुआ शुगर मिल में, वो नहीं कर पाई वो। शुगर मिल में एक बहुत शराबी आदमी था, तो जब वो लड़ाई झगड़ा किया, औरत को मारा पीटा, फिर मट्टी का तेल उसके ऊपर डाल दिया और माचिस लगा ली। वो दौड़ करके उसको लिपटा गई, जीएस श्रीवास्तव के भाई को लिप कही, मित्र अब तुम कहाँ जाइ हो, अब चलब थे। मरी गए दोनों, मर गए भाई। हर 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 जल रही, लपेट के उनका। तो या तो यूं काम करती है, ये तो सच्ची बात है। तो हम कहने या तो सीता ये कर लेती, कहती कि पावक में निवास तुम हो कर भाई, थोड़ी देर 15 मिनट चलो करो। लॉकडाउन की वापसी हो गई है। लॉकडाउन के बारे में हम लोग भी बात करेंगे। उससे पहले ज़रूरी चीज़ है कि दुनिया में 3 ऐसी चीज़ें पूरे कोरोना से लोगों ने सीखा है, उसको आप लोग भी सीख लीजिए। 3 ऐसे जो जुगाड़ कह सकते हैं या देसी दवाएं कह सकते हैं जो कोरोना पे इफ़ेक्टिव हो रही हैं। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर लॉकडाउन कल से लग रहा है। भारत में भी लॉकडाउन आने वाला है, तैयारियां आप करके रखिए। इन 3 चीज़ों को ठीक से समझ लेंगे तो आपको आने वाले समय में जो खांसी जुकाम बुखार आने वाला है, जिसमें कि कोरोना भी होगा, नया वर्जन जो है, उससे आप बच ले जाएंगे। 4-5 हफ्ते का गैप हो गया है, इसी बीच में भारत भी हो आया था। पीछे चद्दर ताने हुए लोग दिख रहे होंगे। जी मैं भारत पहुँच गया हूँ। ये है दिल्ली एयरपोर्ट। क्योंकि मुझे जैसे ही मैंने भारत आने की सूचना दी थी, मुझे 3 हफ्ते के लिए बैन कर दिया गया था। तो भारत से मैं प्रोग्राम वहाँ पर मैंने कुछ बनाए हैं, लेकिन अभी तक उसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाया हूँ, ऑनलाइन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं 3 हफ्ते के लिए बैन किया गया था। इंसान ने सबसे पहला जो अपना शत्रु चुना वो भूख ही था। भूख ने इंसान को शिकार करना सिखाया। भूख ने इंसान को वजह ये थी कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि 22 दिसंबर से कोरोना महामारी नहीं होगा। वो जो सूचना थी वो पूरी तरीके से सही नहीं थी। उसको भारत सरकार की तरफ से WHO के आग्रह पर फिर मुझे 3 हफ्ते के लिए बैन किया गया था। इस तरह की बैन जो हैं वो मेरे लिए नई चीज़ नहीं है। जब भी मैं भारत आने वाला होता हूँ, मुझे उस दौरान किसी न किसी इल्ज़ाम में बैन कर दिया था। ये लगातार तीसरी बार ऐसा हो रहा है। लेकिन भारत गए थे, गांव के लोगों से बैठे, बातचीत, दादी से मुलाकात की, तरह तरह की बातें हुई, बढ़िया बढ़िया नया ज्ञान मिला। जैसे गांधी जी को अंग्रेजों ने जेल में बंद किया, उनको मारा पीटा। हमने कहा कि भाई तुम महात्म भी नहीं करते हो, तो ऐसे मुसलमान से तो नहीं, क्यों नहीं सर, ये तो ये आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। देखिए यही नस्ल है जो गांधी को नहीं समझती है। देखिए हम माफ़ी चाहते हैं, गांधी को नहीं समझते। गांधी के ऊपर बाकायदा लाठीचार्ज हुआ। उन्होंने पहला चंपारण में सत्याग्रह किया कि घोड़े के सामने लेट जाओ। घोड़े के सामने लेटना बड़ा साहस का कार्य है। लेकिन पहले आते हैं जो सबसे ज़रूरी 3 चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में पिछले 2 साल में अपने अनुभव के आधार पर लोगों ने कोरोना से बचने के लिए इस्तेमाल की हैं। हमारे घर के आसपास भी उस तरह की चीज़ें होती हैं जिन्हें आप आयुर्वेद का भी नाम दे सकते हैं, दादी नानी के नुस्खे का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये हर देश में होता है। तो मैं आपको दुनिया के 3 कोनों से जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवाएं कोरोना में घरेलू दवाएं हुई हैं उनकी बात मैं कर लेता हूँ। पहली चीज़ है लौंग, जिसको कि डच में क्राउडनाकल भी कहते हैं और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ों पे नाम दिया जाता हो। लौंग जो है वो चिकित्सा विज्ञान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। मतलब कि एलोपैथिक की भी बहुत सारी दवाइयाँ लौंग से ही बनती हैं। तो अगर लौंग आप अपने जीवन में सामान्य रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप अपने शरीर में लड़ने की क्षमता, जो अंदर की ताकत है या इम्यूनिटी जिसे आप कहते हैं, उसको थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाय वगैरह तो सब पीते ही होंगे, सबको नशा है चाय का। कोशिश करिए शक्कर मत डालिए, शक्कर की बात बाद में आएंगे। लेकिन चाय में बनने के बाद अपनी कप में 2 लौंग के टुकड़े डाल लीजिए पीने से पहले, मतलब कि उसी में गर्म हो जाए, उसी में पिघलते रहे अंदर। तो 2 लौंग के टुकड़े डालने के बाद अपनी चाय आप पी जाइए और उसके बाद वो जो टुकड़े हैं उनको निकाल के मुंह में रख के धीरे धीरे दांत से कुतर के खा जाइए। तो अगर आप कम से कम 2 और अधिक से अधिक 6 लौंग के टुकड़े रोज़ खाते हैं तो आप अपने खून में
रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा ले जाते हैं। जब आप शुरू में खाएंगे आपको थोड़ी सी जलन होगी, कुछ लोग कहेंगे यार ये गर्म होता है, ये होता है, वो होता है। देखिए, जो गर्म करना शरीर में, ये खाना गर्म करता है, ये खाना ठंडा करता है, इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। हर स्वस्थ शरीर जो होता है उसमें कोई भी लिमिटेड मात्रा में लिया हुआ खाना ना गर्म करता है ना ठंडा करता है। ज़्यादा कम करेंगे तो ये सारी नौटंकी होंगी। जैसे कि अगर आप सामान्य भारतीय हैं, मतलब कि जिनका जो पेट है वो घड़े ऐसा थोड़ा सा निकला हुआ है, ये एक सामान्य भारतीय का एक हिसाब किताब बन गया है कि सामान्य भारतीय का मतलब ये है कि उसका पेट जो है, जो बटन ये वाला है, ये टाइट ही रहेगा। तो अगर वो 1 चम्मच तेल खाता है तो उसको कुछ देर के बाद में पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, भैया तेल बहुत गर्म होता है और नहीं खाना चाहिए गर्मियों में। ऐसा नहीं होता है। जो तिल का तेल होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो सर्कुलेट होने वाला फैट है, एक तो जमा हुआ फैट है, बिल्कुल जो तोंद बनी हुई है, एक जो फैट है सर्कुलेट होता रहता है, उसके साथ में बाइंड हो जाता है। बाइंड होने की वजह से वो टूटना शुरू होता है, जिससे कि शरीर का तापमान बढ़ जाता है और उसको ठंडा करने के लिए पसीना वगैरह आ जाता है। अगर आपके शरीर में फादिल फैट होगा तो आपको 1 चम्मच तिल के अंदर ही ये गर्मी ठंडी का एहसास शुरू हो जाएगा। मेरे जैसा आदमी, जैसे कि मैं हूँ, जो मेरा फैट है वो कंट्रोल में है, मतलब कि अगर मैं अपनी नाभि में उंगली डालता हूँ तो मेरी उंगली इतनी जाती है, इसका मतलब कि मेरे पास फैट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं आराम से 2-3 तिल के चम्मच खा लूँगा, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं चौथा या 5वां खाना शुरू कर दूँगा तब फिर मेरा पेट भी भारी होगा, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो गया है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपना फैट कम रखें तो आपकी इम्यूनिटी तो अपने आप ही सही रहेगी। और उसके साथ में अगर ये जो लौंग वाला आइडिया मैंने दिया है, इसको आप ऐड कर लें। मोटे हैं तब भी ऐड कर लें, कुछ दिन के बाद वो चुनचुनी होना भी ख़त्म हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो थी कि लौंग शामिल कर लें। दूसरी चीज़ है, हमारे यहाँ काढ़ा वाढ़ा का बहुत हिसाब किताब आपने सुना होगा कि काढ़े से ये हो जाएगा, काढ़े से वो हो जाएगा। काढ़े से फ़ायदा होता है, लेकिन आप समझ लें काढ़ा जो है वो पेट में जाता है, फेफड़ों में नहीं जाता है। और कोरोना या जुखाम की जो चीज़ें होती हैं, जो रोग होते हैं, वो फेफड़ों में ज़्यादा होते हैं। तो काढ़े से आपके गले में तो आराम मिलता है, लेकिन उसके आगे वाला सारा काम नहीं हो पाता है। दक्षिणी अमेरिका में, वहाँ पर भी कोरोना का बहुत इफ़ेक्ट, बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उन लोगों ने भी जो उनका लोकल काढ़े का तरीका है, उस काढ़े को इस्तेमाल किया और वो काढ़ा बहुत काम करता था। उनका जो काढ़ा था वो ऑलिव की पत्तियाँ, जैतून की पत्तियों से बना हुआ जो काढ़ा था वो बहुत ज़्यादा काम किया। तो वो लोग जैतून की तमाम पत्तियाँ उबालते हैं और उसके बाद उसको चाय की तरह से पी जाते हैं। जैतून की जो पत्तियाँ होती हैं उसके अंदर ओलियोरोपिन नाम का एक पदार्थ होता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो उनके काढ़े में 2 काम होता है, एक तो उनके गले के आराम मिल रहा है और दूसरा उनके जब पेट में वो पत्तियों का जूस जा रहा है तो वो ओलियोरोपिन की वजह से उनको रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी थोड़ी बेहतर मिल रही है। भारत में भी जैतून की पत्तियां उपलब्ध हैं। भारत में तुलसी की पत्ती का काढ़ा बहुत चलता है। तुलसी की पत्ती में भी यही चीज़ होती है, लेकिन उतनी तुलसी की पत्तियां हमारे यहाँ होती नहीं है। मतलब कि अगर आपको जैतून की पत्तियों के बराबर का ओलियोरोपिन चाहिए तो जो पूरा तुलसी का पेड़ है वो आपको पूरा का पूरा काट के 4 कप में आपको वो डालना होगा। अमूमन क्या होता है कि जब तुलसी की पत्ती गाढ़ा होता है तो 8-10 पत्तियाँ तुलसी की डाल दी जाती हैं और उम्मीद की जाती है कि एक चमत्कार हो जाएगा कि 8-10 पत्तियों में पूरा 2 लोगों का काढ़ा बन के तैयार हो जाएगा। जबकि 2 लोगों के काढ़े में जिन पत्तियों की ज़रूरत होती है वो लगभग 50 ग्राम पत्तियाँ जब आप डालेंगे तो उसमें 3 या 4 बूंद तुलसी का जो तेल है या ओलियोरोपिन है वो निकलेगा। तो अगर आपके पास इतना तुलसी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के काढ़े में एक नुकसान और होता है भारतीय काढ़े में, वो ये होता है कि अगर तुलसी के काढ़े में आपने शक्कर भी डाली है, हालांकि इसमें लौंग भी डाली होगी, काली मिर्च भी डाली होगी, तमाम चीज़ डाली होंगी आपने, लेकिन अगर आपने उसके अंदर शक्कर भी डाली है तो जितनी ताकत आपको तुलसी से मिली है उससे ज़्यादा ताकत आप उस शक्कर को पचाने में लगा लेंगे। उसका इफ़ेक्ट, उसका स्वाद और गले का जो आराम का है वो तो मिलेगा, उसके बाद का कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपके पास बहुत सारे तुलसी के पेड़ हैं तो आप तुलसी का काढ़ा बना सकते हैं, लेकिन शक्कर मत डालें। नहीं तो जैतून का एक चचेरा भाई हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, उसका नाम है यूकोलिप्टस।
यूकोलिप्टस की पत्तियां आपको बिल्कुल कूड़े के भाव मिल जाएंगी, या कहीं भी गांव देहात तरफ निकल जाइए बहुत सारे पेड़ मिलेंगे। यूकोलिप्टस की 10-12 पत्तियों को उबाल कर जो आप 1 कप काढ़ा बनाएंगे वो जैतून के काढ़े के बराबर ही काम करेगा। छाल का इस्तेमाल नहीं करना है, जैतून की पत्तियों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पत्तियों में वो पदार्थ कम होता है, छाल में ज़्यादा होता है, तो कम ज़्यादा हो सकता है। और तीसरा, ये साउथ एशिया, ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरफ के वो सारा का सारा हिसाब किताब है साउथ एशिया का, वो है हल्दी। हल्दी के अंदर एक तत्व होता है कुर्कुमिन। कुर्कुमिन जो होता है वो भी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। तो आप अपने खाने में बिना तली हुई हल्दी, अगर उसका प्रयोग आप बढ़ाते हैं तो आपको कोरोना और बाकी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनसे लड़ने में बड़ी सहूलियत महसूस होगी। ख्याल उसका ये रखना है कि जो कुर्कुमिन है, जो हल्दी है, उसका सबसे ज़्यादा असर तब होता है फैट के साथ में इस्तेमाल की गई हो, मक्खन के साथ में इस्तेमाल की गई हो, लेकिन वो बिना तला हुआ मक्खन या बिना तला हुआ तेल होना चाहिए। मतलब कि सब्जी में जो हल्दी पड़ती है वो तो तला हुआ हो जाती है, तो सब्जी में पड़ने वाली हल्दी का कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है। आपने पुरानी कहानियों में या आयुर्वेद में या दादी नानी की कहानियों में सुना होगा कि हल्दी और दूध जब मिक्स करके पीते हैं तो चोट लगने में, दर्द होने में, इन सब में आराम मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दूध के अंदर फैट होता है। दूध जो फैट निकाला हुआ दूध है उसका कोई मतलब नहीं है। बिना फैट निकाले हुए दूध में अगर आप हल्दी घोलते हैं और उसको पीते हैं तब ये आपको अच्छा इफ़ेक्ट देती है। दाल में भी बिना तड़के की दाल, क्योंकि वो उबली दाल होती है, क्योंकि उसमें उबली हल्दी होती है, तो उसका भी असर दूध में पड़ने वाली हल्दी के लगभग बराबर ही होता है, क्योंकि उसमें ऊपर से घी पड़ जाता है, बिना तला हुआ घी। तो दाल में पड़ने वाली हल्दी, दूध में पड़ने वाली हल्दी जो है उसका प्रयोग आप लोग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आने वाले कल, मतलब कि कल जो शनिवार है, आप जब देख रहे होंगे तो शनिवार हो चुका होगा। शनिवार से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर संक्रमण अचानक बढ़ गया है। लगभग 12,000 संक्रमण पर डे आ रहा है, जो कि पिछले 15 दिन पहले 600 या 700 पर था। यहाँ पर हर नागरिक को बूस्टर डोज लगवाने की सलाह दी गई है, क्योंकि जो ये नया जो वायरस है वो पुरानी डोज को बाईपास करके निकल रहा है। चूँकि आप लोगों ने मास्क वगैरह का ख्याल नहीं रखा है, चूँकि आप लोगों ने त्योहारों वगैरह में कहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा है, इसलिए आप ये मान के चलें कि जनवरी-फरवरी में आपके ऊपर भी ये आफत आने वाली है। जितनी अच्छी तैयारियां होंगी उतना ही बेहतर तरीके से आप उसको डील कर ले जाएंगे। नहीं तो पिछले साल का अप्रैल तो आपने देखा ही था। शायद उतना दूर तक बात ना पहुँचे, लेकिन उसका 1/4 भी नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि इतिहास से आदमी सीखता है यार। 50,000 रुपये वाली कहानी आपको याद होगी, उसका जो फॉर्म है वो मैंने फेसबुक पे डाल दिया है। ना मिले तो कृपया फेसबुक पे मैसेज कर लीजिए। फेसबुक पे 50,000 रुपया सरकार से जो मिलना है, कोरोना से जो लोग प्रभावित हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म और आदेश के साथ में ओरिजिनल प्रतिलिपि जो है वो मैंने डाल दी है। आप लोग अगर पिछले साल में इफ़ेक्टिव हुए हों तो उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की कहानी यहीं तक की थी, फिर मिलेंगे कल या परसों, फिर मिलेंगे। अब रेगुलर चलेगा, अच्छे प्रोग्राम आने वाले हैं। प्रेगनेंसी के प्रोग्राम बहुत जल्दी आने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल कि आँखों का तिरछापन, भैंगापन का इलाज क्या है और क्या खाने से दिमाग बढ़ता है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है। हकीकत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके खाने से दिमाग बढ़ता है, तो उसके बारे में बात करेंगे अगले भाग में कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके खाने से दिमाग बढ़ता है, क्योंकि भैया दिमाग की बढ़ाना है, ये बहुत ज़रूरी आइटम है। आज का यहीं तक, ख्याल रखिए अपना, फिर मिलते हैं।